और कैसे हैं आप लोग? कुणाल जी, शुभम जी, अमित कुमार, अमन जी, सुनारायण जी। चलिए अब क्लास चलेगा अच्छे से। तो क्या क्या समस्या आ रही है बताइए आप लोग। एलएसडब्ल्यू में समस्या क्या क्या आ रही है? पहले समस्या बात करते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। साउंड ठीक से आ रहा है ना? साउंड चेक कर लीजिए, साउंड क्रॉस चेक कर लीजिए, साउंड ठीक से आ रहा है ना? अपनी अपनी समस्या बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतू गुप्ता जी हैं, सभी का वेलकम है, सभी को जोहार। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है ना, समय कम है। अब समय कम है तो इसमें, है ना, समय कम है, समय कम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से बनेगा रणनीति। और हम लोग ऐसा काम करें कि समय कम है तो हम लोग बहुत तेजी से काम कर लें, खास करके ऑप्शनल में, एलएसडब्ल्यू में। अगर थोड़ा सा आप लोग बेसिक पढ़े होंगे तो आपको आइडिया मिलना शुरू हो गया कि इस विषय का, जो एकदम नए हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, इस विषय का अप्रोच क्या है, टेम्परामेंट क्या है और कैसे इसमें क्या क्या पढ़ना है समय कम के अनुसार ही। हाँ, तो अब क्या है ना कि हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे समय के अनुसार ही बात करेंगे। ये जो पूरा सिलेबस आपका है, ये सिलेबस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। ऐसे भी मेरा थोड़ा सा रहा है पढ़ाने का जो अप्रोच रहा है, खोटा भाषा में आप अगर सुने होंगे या ध्यान दिए होंगे तो खोटा भाषा में हम उल्टा पढ़ाते हैं, हमेशा हम उल्टा पढ़ाते हैं, उल्टा पढ़ाते हैं, उल्टा। तो उल्टा पढ़ाने से फायदा ये होता है कि टाइम कम लगता है, कंटेंट में कोई कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट आपका वही रहेगा, कंटेंट आपका वही रहेगा और एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम लोग पढ़ाई उल्टा करेंगे, पढ़ाई सीधा नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो हम लोग चाहेंगे तो 10 से 12 दिन में, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं, मात्र 10 से 12 दिन में हम लोग एलएसडब्ल्यू आराम से कर सकते हैं अगर हम लोग उल्टा पढ़ाई करें तो किसकी किसकी सहमति है बताइए। और उसके होता क्या है, इस उल्टा पढ़ने के क्रम में सारा कंसेप्ट आपका आ जाएगा, जो सब्जेक्ट का कोर विषय है या सब्जेक्ट में क्या कहना चाह रहा है विषय वस्तु में, वो सारा आ जाएगा। तो कितना दिन में आप लोग करना चाह रहे हैं, सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताते हैं फिर। चलिए सहमति है, आपकी सहमति है सुनारायण जी, बाकी जिनका सहमति है कमेंट कीजिए। हम कहना चाह रहे हैं कि कितना दिन में आप लोगों को करना है, सो टाइम बताइए, कितना दिन में आप लोग करना चाह रहे हैं, कितना दिन, कितना दिन में पढ़ना चाह रहे हैं? 15 जुलाई तक। ऐसे एक बात जान लीजिए, सीडीपीओ का जो मेंस का एग्जाम है उसका टाइम बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट, अभी रिजल्ट नहीं आया है, 5 6 7 तक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट नहीं आया फिर मेंस का फॉर्म भरवाएगा। आपको ध्यान रहे कि अभी मेंस का फॉर्म नहीं भराएगा तो मेंस का फॉर्म भराएगा, जब मेंस का फॉर्म भराएगा तो टाइम देगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि एग्जाम का डेट थोड़ा सा बढ़ेगा। अब चलिए देखिए, अगर समय मिलेगा, अगर समय कम मिलेगा तो हमारा जो टारगेट है वो है 10 दिन टारगेट, मात्र 10 दिन। 10 दिन में दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी एलएसडब्ल्यू खत्म हो जाएगा आपका, मात्र 10 दिनों में। भले न्यू बोल रहे हैं कि न्यू सब्जेक्ट है, ठीक, कोई बात नहीं, नया सब्जेक्ट है, लेकिन नया से होते हुए भी हम लोग इसमें स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। तो और एक जान लीजिए, जितना सवाल आपको एग्जाम में लिखना है उतना आप लिख लीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 10 दिन का। अब देखिए पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस तो आप लोग देख ही होंगे, ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस का पीडीएफ हम भेज चुके हैं। सिलेबस इंग्लिश मीडियम में सिलेबस अवेलेबल है, जिनको अभी तक, आप लोग में से जिनको अभी तक इंग्लिश में सिलेबस नहीं मिला है तो यहाँ से ले लीजिए, मेरे पास इंग्लिश में सिलेबस अवेलेबल है। जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है इंग्लिश मीडियम में सिलेबस, वो हमारे पास मैसेज कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, या तो ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में तो डाल ही दिए हैं, फिर डाल देंगे दोबारा, तो समस्या नहीं आएगी। तो सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए पहले। सिलेबस जो इतना बड़ा सिलेबस बांटा गया है, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस है। तो दिखाते हैं, खाली पढ़िए, आप सिलेबस को एक बार पढ़िए, खाली पढ़िए, क्लास लाइव कर रहे हैं तो आप देखिए कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ, भले आप पढ़े, पहले से पढ़े फिर दोबारा पढ़ लीजिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा,
तो 5 मिनट के अंदर पढ़ लिए तो सिलेबस पहली क्लास है। हाँ आराम से कर लेंगे, 1 सप्ताह पहले हम लोग कर लेंगे। अभी आपको हम टाइम दे रहे हैं ओनली 5 मिनट। अभी आपको हम समय दे रहे हैं कितना, आपको समय दे रहे हैं मात्र 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर सिलेबस जो है सो आप देख लीजिए। जो सिलेबस देख चुके हैं पहले से वो भी देखिए, और जो नहीं देखे वो भी देखिए, और जिनको सब कंठस्थ है वो भी देखिए। मतलब सिलेबस को देखिए एक बार, ठीक है ना। तो सिलेबस को देखिए। प्रियंका जी क्या बोल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हम लोगों को दिया गया है। नहीं ना, अभी सारे मत चिंता करें। हाँ दोनों डिफरेंस होगा। जो अभी लाइव क्लास होगी वो डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंट होगा। और जो पहले वीडियो आप लोग को दिया गया रिकॉर्ड वो अलग है, वो अलग क्लास होगा, ये अलग क्लास होगा। ये ज्यादा स्मार्ट तरीके से ये क्लास होगा, इसमें डाटा अपडेट होगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, फास्ट करेंगे। और रात में क्लास होगी, लाइव होगी, लंबी क्लास होगी। तो ये क्लास अलग है, पहले वाली क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। आपको हम टाइम दे रहे हैं 5 मिनट का। अब 5 मिनट के अंदर आप देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है। द मिनिमम वेजेस एक्ट है आपका, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन है। सिलेबस आप देख लीजिए, सिर्फ देखिए 5 मिनट के अंदर। आपको हम समय दे रहे हैं 5 मिनट का, पढ़ते जाइए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है, एग्जाम। जो सिलेबस हम लोग को दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एग्जाम में हमको काम आएगा। तो सिलेबस को अरेंज करने एग्जाम के अनुसार प्रायोरिटी वाइज, यहाँ जो लिखा हुआ है ना प्रायोरिटी वाइज, उसका मतलब है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को अलग से फिर से रीअरेंज कर दिए हैं। जो पहले अरेंजमेंट था वो अलग था, और जो अभी अरेंज किया हुआ है अलग अरेंज किया हुआ है। ये अरेंज किया हुआ है, इसका पर्पस है एग्जाम में जो पूछेगा उसमें ज्यादा कौन स्कोरिंग होगा या ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस है उसके अनुसार से। मतलब एग्जाम में पहले क्या पहले क्या पहले क्या फिर बाद में क्या, उसके सीक्वेंस में इसको हम किए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। ये आपका पेपर 1 था, जो पहले पास हुआ हिंदी इंग्लिश में, वो था आपका पेपर 1। और अब होगा पेपर 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सिलेबस था। सेकंड पेपर टफ लग रहा है, लेकिन सबसे इजी वही है। पेपर टफ लग रहा है कौन सा, पेपर 1 की 2। अब कमेंट आपका आ गया कि पेपर 2 टफ लग रहा है, और वास्तव में पेपर 2 आसान है। लिखने में पेपर 2 आसान है, पेपर 1 टफ है। पेपर 1 टफ इसलिए है कि पेपर 1 में है आपका अधिनियम एक्ट है, और सारा एक्ट को लिखने में धारा के साथ एकदम टू द पॉइंट थोड़ी समस्या आएगी। पेपर 2 आसान है। पेपर 2 में एक बार आइडिया मिल गया, ठीक है, आइडिया मिल गया तो फिर लिखना आपका शुरू, लिखना आप मतलब शुरू कर देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन, हम लोग 30 क्वेश्चन पहले बात कर लेंगे। आज जो क्लास आपका है ये उसी पे है, 30 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 30 क्वेश्चन,
और अगर हम एक दिन में हम लोग का 3 क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक दिन में हम लोग 3 क्वेश्चन करते हैं, तो 3 गुना 10 इक्वल टू 30 क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से। मतलब 10 दिनों में आप आराम से कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल के लिए स्मार्ट तरीके से, क्योंकि जो टाइम कम है तो इसमें हम निकाले हैं कि एक दिन में 3 क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो पूरे सिलेबस में जो 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक बात जान लीजिए, इतना रिसर्च किया हुआ है, इतना उसमें टाइम दिया गया, इतना उसमें काम हुआ है कि ये इसी क्वेश्चन से आएगा। ये 30 सवाल से बाहर ही नहीं जाएगा। आपको सीडीपीओ में जो लिखना है क्वेश्चन वो 30 के अंदर ही रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु या डरने वाली बात नहीं है। अगर आप डरते हैं तो आप पढ़िए अपने तरीके से, लेकिन ये बेस्ट तरीका, स्मार्ट तरीका है कि पहले हम 30 सवाल को पिक कर लेते हैं। 30 सवाल को पिक कर लेंगे, सिलेबस खत्म। 30 सवाल को उठा लिए और 30 सवाल पे काम कर लिए। हर एक टॉपिक में कितना सवाल कैसे बनेगा हम बाद में बताएंगे अभी। तो 30 सवाल हम उठा लेंगे पहले, और अगर पर डे हम लोग 3 सवाल किए, मैटर तो रेडी है ही, मैटर रेडी है, क्लास अब मिल जाएगा आपको। तो 3 क्वेश्चन अगर कीजिएगा प्रतिदिन तो खत्म कर दीजिए। कितना दिन में खत्म हो जाएगा? तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब आज की जो क्लास है वो क्लास इसी पे है। आज की जो क्लास है वो क्लास इसी पे है। हमारा क्लास अब शुरू हो गया। हम लोग आज 30 क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन में बात करेंगे, बीच बीच में आप लोग को कमेंट करते रहिए अगर कोई समस्या आती है। बेसिक्स पे भी अलग से काम करेंगे। अब से मान लिया जाए औद्योगिक संबंध है, और औद्योगिक संबंध में नियोजक है तो श्रमिक है, तो क्या सिर्फ श्रमिक ही है कि श्रमिक के बदले में श्रम संघ हुई है? नियोजक है तो क्या सिर्फ नियोजक ही है? नहीं, नियोजक के साथ नियोजक का प्रतिनिधि भी है। तो क्या साथ में सरकार भी है? तो हाँ, सरकार है। तो क्या सिर्फ सरकार अकेले है? नहीं, सरकार के साथ उसका पूरा मैकेनिज्म है, पूरी उसकी मशीनरी है। बेसिक पे हम अलग से बात कर लेंगे। आज हम बेसिक पे बात नहीं करने आए हैं। आज हम सीधे बात करने आए हैं कि हम 10 दिनों में पूरा सिलेबस को कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने बताया, पहली बात ध्यान दीजिएगा, सारा पॉइंट पे आप लोग पहले लिख लीजिए, बल्कि जो हम बोल रहे हैं लिख लीजिए। हम यहाँ पे बात करने, आज की जो क्लास में हम बात करने आए हैं कि भैया हम खत्म करेंगे 10 दिन में, और हम 3 सवाल लेंगे और हम 10 दिन में खत्म करेंगे 30 क्वेश्चन के रूप में। अब वो सवाल कौन कौन सा होगा, उस सवाल पे हम बात करने आए हैं। और उस सवाल का जो बेसिक कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, कंसेप्ट होगा, उस पर हम लोग काम करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो आपका जो पहला सवाल है, तो पहला सवाल आपके बोर्ड पे आ गया है। देख लीजिए पहला सवाल। अब पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका है, गिव ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब देखिए, ये एक अधिनियम है, और इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल ही गया होगा। अगर आप देखे होंगे तो कुछ नोट्स देखे होंगे, क्लास पहले कहीं से पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे, या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए, भारत सरकार ने पूरे भारत देश के मजदूरों के लिए उनकी जो मजदूरी की समस्या है, खास करके मजदूरी भुगतान की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए मजदूरों के लिए कानून लाई है। कब लाई है? ये कानून लाया गया है कब? 1936 में। कौन लाया है? भारत सरकार नहीं लाई है। 1936 में यहाँ भारत में जो गवर्न कर रही थी वो थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इंडिया के लिए लंदन में एक कानून पास हुआ और एक कानून लाया गया है। ठीक है। अब ये मजदूरी भुगतान अधिनियम में है क्या? तो मजदूरी भुगतान अधिनियम में इसका कानून का परिचय है, कुछ कानून का इतिहास है, कुछ कानून का क्षेत्र और विस्तार है, और बाकी जो मुख्य बात है वो है इसका प्रावधान। इस कानून का प्रावधान मतलब इस कानून का प्रोविजन कि क्या क्या कहता है। अच्छा, जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजन बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा करने का इतना मोटा किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सीडीपीओ की परीक्षा में 600 वर्ड में लिखना है। मतलब पूरे प्रावधान को 600 वर्ड में सिमटाना है, 700 वर्ड में सिमटाना है, लिखना है, कम करके लिखना है। तो मुख्य प्रावधान में क्या क्या आएगा? प्रावधान आने के बाद यहाँ पे एक और बात हो गई है। यहाँ क्या बात हो गई? यहाँ बात हो गई आलोचनात्मक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो गई आलोचनात्मक। कानून तो है, लेकिन कानून का लूपहोल क्या है? और यह कानून जो भारत सरकार ने पास किया है, और इस कानून को जो राज्य सरकारों को, झारखंड सरकार को
जिम्मेवारी दी गई है कि इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। तो इंप्लीमेंट करने में समस्या क्या क्या आ रही है और समस्या इंप्लीमेंट में क्या क्या आ रही है, साथ ही साथ पुराना कानून है तो इसमें लूप होल क्या है, तो आलोचना में इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्रिटिकल है ना, यहाँ लिखा हुआ क्रिटिकल इवोल्यूशन है ना, क्रिटिकल इवोल्यूशन लिखा हुआ है, आलोचनात्मक। तो हम लोग क्या करेंगे, कानून का इतिहास, कानून का उद्देश्य लिखेंगे, फिर क्षेत्र और विस्तार लिखेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग कानून का लिखेंगे प्रावधान, और कानून का प्रावधान लिखने के बाद थोड़ी सी इसको आलोचना कर देंगे 8-10 पॉइंट में, 10 पॉइंट में, 11 पॉइंट में, 12 पॉइंट में, मिनिमम कम से कम इसका 10 पॉइंट होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कानून का एक ही होगा, 10 पॉइंट आपका होगा और 10 पॉइंट में हम डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो गया। अब रह गया इसमें सेक्शन। अब एक और बात आती है सेक्शन, धारा। अब एक और बात आती है सेक्शन, है ना, सेक्शन, धारा की बात आती है। तो धारा की बात हम अभी नहीं करेंगे, धारा की बात हम करेंगे बाद में, 4 से 5 दिनों के बाद में, क्योंकि धारा की बात अभी हम करेंगे तो आपका भार बढ़ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज करेंगे। एक तो अधिनियम है 1936 में, तो 1941 में, है ना, 1986 में, 1972 में, तो ये सब अपने खुद अपने आप में मुश्किल अभी है, और अभी हम धारा को यहाँ पे ले आएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। धारा का हम बात करेंगे 1 सप्ताह के बाद। अभी जान लीजिए ये कानून भी है और एक क्वेश्चन भी है, एक अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधान और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये पहला क्वेश्चन हो गया, आना तय है। जो 30 सवाल हम लोग पिक किए हैं, इसी सवाल आपका आएगा और पक्का आएगा। ये आपका पहला सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पुनः पूछ सकते हैं, इसमें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसमें अभी हमने क्या डिस्कस किया, कि ये पहला क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन अधिनियम का है, इसमें अगर आपके मन में कोई विचार या कोई बात चल रही है तो डिस्कस कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लास स्लो चलेगी अभी, लेकिन अकबकाइएगा नहीं, आपको दिखाई पड़ेगा कि 3 से 4 दिन के बाद हम लोग तूफान में उड़ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आज थोड़ी सी रुक के समझ के पढ़ के हम लोग निकलेंगे, मेन 30 क्वेश्चन में बात कर लेंगे। तो समस्या किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिए। पानी देना, कोई समस्या अगर लग रहा है तो आप लोग इस पे बात करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते, अगला सवाल आपका है, दूसरा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका है, डिफाइन मिनिमम वेजेस एंड डिस्कस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इन द स्टेट ऑफ झारखंड, है ना। न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा दीजिए तथा झारखंड राज्य में मजदूरी अधिनियम, ये मजदूरी न्यूनतम मजदूरी ही है, यहाँ पे नहीं कंफ्यूज होना है आपको। अधिनियम पकड़ना है किससे, अधिनियम पकड़ना है आपको 1948 से। मजदूरी अधिनियम 48 के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, झारखंड राज्य में। अब देखिए, झारखंड राज्य से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो झारखंड वर्ड दिया गया है वो सिर्फ दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो सिर्फ दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। झारखंड राज्य से कोई मतलब नहीं है, किसी झारखंड राज्य का कानून नहीं है या बिहार का कानून। एक बात और जान लीजिए, आपका सारा जो क्लास है, नोट्स है, वो ऑलमोस्ट बीपीएससी का, सीडीपीओ का, बीपीएससी का फोटोकॉपी है। जो झारखंड में सिलेबस पूरा है, आप यही मान लीजिए कि बीपीएससी का उठा के कॉपी एंड पेस्ट किया गया है, तो आप जान लीजिए कि वही चीज है। ठीक है, तो अब इसका क्या है, अगला सवाल हो गया आपका न्यूनतम मजदूरी वाला। फिर वही बात है, न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा या कानून, कानून का सारा सेम ही होगा, चाहे कानून का उद्देश्य हो, कानून का इतिहास हो, कानून का परिचय हो, कानून का क्षेत्र विस्तार हो, कानून का प्रावधान हो, कानून की आलोचना हो, कानून का निष्कर्ष हो, ये सारा एक ऑलमोस्ट एक ही होगा, या कानून की धारा हो, तो सबका अप्रोच एक ही है, इसमें ज्यादा हमको बात करना नहीं है। सवाल नंबर 2 हो गया आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अब आते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो आपका है, डिस्क्राइब द सेलेक्ट फीचर्स ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन, है ना, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान मजदूरी अधिनियम 1976 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। यहाँ विशेषताओं का अर्थ है प्रावधान। एक बात जान लीजिए, एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करता है, जान के कंफ्यूज करता है। अब विशेषता आ गया तो क्या लिखें, विशेषता का मतलब ही है प्रोविजंस। विशेषता का जो मतलब है, तो विशेषता का मतलब ही है प्रोविजंस।
मतलब इसका मुख्य प्रावधान ही पूछा है। तो ये बात आपको करना है, इसमें डरना नहीं है आपको कि क्या पूछ दिया है। तो ये आपका है प्रोविजंस ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजंस है। तो तीसरा हो गया। अब देख लीजिए वेजेस संबंधी अधिनियम, जो मजदूरी संबंधी अधिनियम है वो 3 एक्ट है आपका। ये 3 एक्ट है। पहला मजदूरी भुगतान, दूसरा न्यूनतम मजदूरी और तीसरा सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। ये 3 अधिनियम है, जो 3 एक्ट है। वो 3 एक्ट किसका है? ये तीनों वेजेस एक्ट है आपके। ये तीनों जो है वो आपका वेजेस एक्ट है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, किसी भी कीमत पे पूछेगा ही पूछेगा। कभी कभी 2 पूछ देगा। समझिए बात को हम क्या बोलना चाहें, बटा हुआ है। तो मजदूरी का अधिनियम 3 ही जो है मेन, जो वेजेस एक्ट है, जो वेजेस एक्ट है वो 3 ही एक्ट है, 1, 2 और 3। पहला कौन सा है? मजदूरी भुगतान, दूसरा क्या है? न्यूनतम मजदूरी, और तीसरा क्या है? सामान्य पारिश्रमिक। और तीनों अधिनियम में एक अधिनियम अथवा 2 अधिनियम एग्जाम में पूछना ही पूछना है। ये आपका तीसरा सवाल है, ठीक है। कहीं आपको आपत्ति होगा या किसी बात पे कुछ नई बातें होंगी तो आप पूछ सकते हैं, हम साथ साथ बात करके चलेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, तब प्रॉपर्ली फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पेपर 1 में कितना क्वेश्चन लिखना है और पेपर 2 में, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, घबराइए नहीं, सारा बात करेंगे। कितना क्वेश्चन लिखना है, कितना क्वेश्चन लिखना हो, कितने मार्क्स का आएगा, कितने शब्दों की संख्या होगी, हम लोग क्या सब बता देंगे, अभी इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 एक्ट हो गया। अगला अब आते हैं चौथा जो अधिनियम है वो आपका है, चौथा भी आपका अधिनियम ही है, चौथा अधिनियम है। और वो कौन सा? डिफाइंड कंपनसेशन एंड डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजंस ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। एक बात बता दें कि ये जो वर्कमैन 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 वर्ड है ये अब हट गया है। 2009 में ये वर्ड हट गया है और 2009 में वर्कमैन के बदले में आ गया है शब्द है, वो शब्द है एम्प्लॉई शब्द है, ये शब्द है एम्प्लॉई। तो आप दोनों रहेगा, आपका वर्कमैन भी रहेगा और आपका एम्प्लॉय भी रहेगा। तो ये आपका चौथा हो गया कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। पहले इसका नाम था कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। 2009 में इसका नाम को बदल दिया गया। और नाम का क्या बदल दिया? नाम बदल दिया गया। अब कर्मकार के बदले में क्या आ गया? कर्मकार के बदले में आ गया आपका कर्मचारी। तो सवाल क्या है? सवाल देख लीजिए, क्षतिपूर्ति की परिभाषा दीजिए, क्षतिपूर्ति की परिभाषा दीजिए तथा कर्मकार एवं अबलिक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। तो जो 1923 का जो ये प्रोविजंस है इस पे आपको सारा डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वही सेम बात, फिर वही इसका इतिहास, फिर उसका उद्देश्य, फिर इसका परिचय, फिर इसका क्षेत्र विस्तार, फिर इसका मुख्य प्रावधान, फिर इसकी आलोचना और फिर इसका निष्कर्ष। ऑलमोस्ट जो अधिनियम होगा 13 अधिनियम है, सब मिलाकर 13 अधिनियम है। पेपर 1 में 11 अधिनियम है और पेपर 2 में 2 अधिनियम है। पेपर 2 में 2 अधिनियम है, ध्यान दिए होंगे। पहला अधिनियम है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और दूसरा एक्ट है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो 2 एक्ट आपका किस में है? पेपर 2 में। और 11 एक्ट किस में है? पेपर 1 में। ये 13 अधिनियम का जो पढ़ने का स्टाइल होगा, जो पढ़ने का स्टाइल होगा और जो कंटेंट लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, वो ऑलमोस्ट सबका अप्रोच सेम होगा, एक ही अप्रोच पे सब लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया। क्षतिपूर्ति की परिभाषा दीजिए तथा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये आपका होगा सवाल नंबर 4। अब आते हैं सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब अप टू डेट, है ना। डिस्क्राइब अप टू डेट, ये सब वर्ड का कभी कभी लिखा रहेगा, कभी कभी लिखा रहेगा अप टू डेट करना। अपडेट का मतलब क्या है? 2024 के अनुसार। इसका मतलब ही हुआ कि 2024 के अनुसार, या जब होगा, मान लीजिए 25 में जब होगा एग्जाम 25 के अनुसार, मतलब जिस साल जो परीक्षा होगी उस साल में उस अधिनियम का अपडेशन अगर हुआ है तो आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसको अपडेट करें। डिस्क्राइब अप टू डेट प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, है ना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के नवीनतम संशोधनों के साथ प्रावधान की चर्चा करें। जो जो नवीनतम संशोधन अभी हुआ है हाल के दिनों में, बहुत हुआ है इधर 98 में, 2001 में, 2005 में,
ठीक है ना, 12 में, 14 में, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है इसमें, एक दो लाइन घटते बढ़ते रहा। एक बात और जान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है, लेकिन अगर राज्य सरकार को, किसी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपने राज्य के अनुसार में इस कानून में कुछ हम बात को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रयास रहे कि जो कानून की मूल भावना उस पर उसका अंतर ना पड़े, तो ये छूट है राज्य सरकारों को। लगा महाराष्ट्र में या लगा केरला में या लगा तमिलनाडु में कि नहीं, थोड़ा सा इसमें हमको ऐड करना है अपने राज्य के अनुसार से, तो ऐड कर सकती है। इसलिए हर साल कानून में कुछ न कुछ ऐड होते रहता है। ये आपका हो गया सवाल नंबर 5वां सवाल नंबर हो गया। ठीक है, अगला फिर वही बात, इसमें ये एक्ट ही आपका है। सवाल नंबर 6 पे आइए। गिवन क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट, है ना, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये आपका ईएसआई का एक्ट है। ये आपका ईएसआई का एक्ट है, सबसे बड़ा एक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। और इसमें भी अभी हाल के दिनों में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे हाल के दिनों में इसमें बहुत सारा चेंजेस आपका हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब इसमें क्या करना है, अगर आलोचनात्मक आ गया इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रावधान भी, साथ ही प्रावधान के साथ प्रावधान भी, और प्लस आलोचना भी, प्लस आलोचना भी, है ना। तो ये आपका ये एक्ट है 6ठा नंबर, 6 नंबर का एक्ट है। अब एक बात और जान लीजिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी राज्य बीमा और मातृत्व लाभ अधिनियम, इन तीनों में से भी एक जरूर है, सब सेट है। सीडीपीओ का एकदम फिक्स पैटर्न है। सवाल हम आपको जो देंगे छपा रहेगा, आपके एग्जाम में सवाल छपा रहेगा। इसका मतलब हुआ कि मातृत्व लाभ में अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में या क्षतिपूर्ति अधिनियम, तीनों में से एक अथवा दो उठा के पूछ देगा। तो 6 एक्ट कर लिए हम लोग। 6 कौन कौन सा कर लिए, 6 कर लिए ना। 3 कर दिए मजदूरी वाला, 3 कर दिए मजदूरी वाला, और 3 कर दिए हम लोग सिक्योरिटी वाला। मजदूरी वाला में कौन कौन, क्लास में सब कंठस्थ हो जाएगा। और एक बात और आज कर लीजिए कि अभी के क्लास के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है होमवर्क, वो वर्ष ईयर याद करना, ये वाला याद करना, ईयर से याद करना। तो सबसे पहला आपका काम है वो आपका है वर्ष याद करना। तो वर्ष कंठस्थ कर देंगे, वर्ष याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो 3 एक्ट है किसका, मजदूरी वाला, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी भुगतान और समान पारिश्रमिक। और 3 एक्ट है सोशल सिक्योरिटी वाला, कौन कौन सा, मातृत्व है, क्षतिपूर्ति है और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, ईएसआई एक्ट है। ये 3 यहाँ से, इन तीनों 6 में से आपका कम से कम 3 से 4 सवाल पक्का हो गया। 3 से 4 सवाल, 4 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स हो गया, आना ही आना है पेपर 1 में। तो पेपर 1 में 3 सवाल आपका ऐसे यहीं से आ गया। 6 सवाल 7 पढ़े और 3 आपका हो गया। आपको 5 सवाल करना है, तो 5 सवाल करना है, 3 तो हो ही गया, 2 उठा लेंगे और तो बहुत आराम से आसानी से हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं कि बिना हवा में बात कर रहे, सबका अपना लॉजिक है। ये मजदूरी वाला 3 है तो पूछेगा ही पूछेगा 1 या 2। सोशल सिक्योरिटी वाला 2 है तो आपको 1-2 पूछेगा ही पूछेगा। तो 6 एक्ट आपका हो गया। अब देखिए, सब कानून का जो मदर्स माने माता कहा जाए, सभी कानून की माता आपका फैक्ट्री एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट आपका पूछेगा ही पूछेगा हर साल एक्ट। तो कितना हो गया, 3 यहां से और प्लस 1 फैक्ट्री एक्ट, छोटे कितना 4 क्वेश्चन हो गया। 4 तो आपका ऐसे हो गया। और एग्जाम में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, 5 तो काम नहीं हो गया। 3 मजदूरी वाला, अभी सोशल सिक्योरिटी 6 में 3 आ गया और 1 फैक्ट्री एक्ट आ गया 4। 1 सवाल हमको और करना है। सर पढ़ना तो पूरा ही ना पड़ेगा, अरे मत चिंता कीजिए ना, उड़ जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, बिना पढ़ले हो जाएगा क्या। अभी खाली देखिए ना स्ट्रेटजी, देखिए अभी खाली देखिए रणनीति कि कैसे सवाल हम लोग पकड़ लेंगे। 10 दिन भी काफी है, 10 दिन में उड़ा देंगे हम लोग। तो इसको देखिए ना पहले की, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ने कहाँ से कुछ होता है, बिना पढ़ने कुछ हुआ है, बिना पढ़ने नहीं होगा, देख लीजिए। तो 3 सवाल यहाँ से और 1 सवाल कौन, फैक्ट्री एक्ट। चलिए, तो ये आपका हम लोग कर लिए 6 सवाल। अब आते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आते हैं 7 सवाल। 7वां सवाल है आपका, डिस्क्राइब क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधान। ये आपका सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर आपका 7 हो गया।
यहाँ भी आपका सेम बात हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, सवाल नंबर कितना 8 हो गया, क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट है ना, चाइल्ड लेबर एक्ट। अब देखिए फिर यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, बीड़ी सिगार और चाइल्ड लेबर में एक पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है। अगर बीड़ी सिगार वर्कर पूछ देगा तो चाइल्ड लेबर नहीं पूछेगा, और चाइल्ड लेबर पूछ दिया तो बीड़ी सिगार नहीं पूछेगा। और कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि दोनों आ गए, दोनों पूछ दिया, चाइल्ड लेबर भी आ गया, बीड़ी सिगार आ गया। लेकिन लेकिन कम से कम बीड़ी सिगार वर्कर्स में और चाइल्ड लेबर्स में एक अधिनियम आप पूछेगा ही पूछेगा, अल्टरनेट। ये सारा स्ट्रेटजी है, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, पकड़ लीजिएगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये आपका चाइल्ड लेबर हो गया। बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन, विनियमन इसका होता है, इसका एनर्जी होता है रेगुलेशन या रेगुलेट बोलते हैं, जो है ना बोलते हैं रेगुलेट करना, इसको बोलते हैं रेगुलेट। विनियमन अधिनियम 1986 की व्यवस्थाएं, वर्ष याद कर लीजिए फटाफट, क्लास में याद कर लीजिए, पूछेंगे भी आप लोग से, वर्ष याद कर लीजिए। बिना वर्ष नहीं याद होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, तो कंठस्थ कर लीजिए। तो व्यवस्थाओं का आवर्तनात्मक स्वरूप, फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ व्यवस्था आ गया। व्यवस्था भी क्या है, प्रावधान ही है। विशेषता क्या है, प्रावधान ही है। इतना आप लोग को तोड़ तोड़ के हम देख, ध्यान दीजिए इसको। ये विशेषता हो चाहे व्यवस्था हो चाहे प्रावधान हो, सारा एक ही बात है, सारा एक ही बात है। सारा का मतलब क्या है, प्रोविजंस। चाहे व्यवस्था पूछेगा या विशेषता पूछेगा या प्रावधान पूछेगा, तो सब कुछ एक ही बात है, सारा बात एक ही है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि नया वर्ड आ गया तो आपको नहीं डरना है। ये आपका चाइल्ड लेबर हो गया आपका अगला। अब फिर यहाँ क्या, फिर देखिए अगला है आपका डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ बीड़ी एंड सिगार। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ बीड़ी एंड सिगार, है ना, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, वर्कमैन या वर्कर्स एक ही बात है, बीड़ी एंड सिगार वर्कमैन। कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1968। अब देखिए आपका या तो चाइल्ड लेबर है ना, या तो चाइल्ड लेबर, या तो चाइल्ड लेबर या बीड़ी एंड सिगार वर्कर, दोनों में से एक पूछेगा ही पूछेगा। फिर यहां से दो चुन लिए, तो मजदूरी वाला 3 था उसमें एक और दे, तो सोशल सिक्योरिटी वाला 3 था वहां से 1 या 2, फैक्ट्री एक्ट एक कन्फर्म। और यहां से जो वर्कर्स के लिए स्पेशल, मतलब बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स जो हैं, क्योंकि बीड़ी एंड सिगार वर्कर जो काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बीड़ी एंड सिगार वर्कर काम भी कर रहे हैं और साथ साथ में उनको बीमारी मिल रहा है। जो तंबाकू है तो तंबाकू उनके सांस के माध्यम से जा रहा है, और सांस के माध्यम से जा रहा है। जो बीड़ी बनाने वाले हैं या सिगार बनाने वाले श्रमिक हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। तो इसीलिए बाकी जो सामान्य जनरल जो वर्कर्स हैं, जो जनरल लेबर्स हैं, उससे अलग कर दिया गया है बीड़ी एंड सिगार वर्कर, पहला। और दूसरा चाइल्ड लेबर, किसी भी कीमत पे आईएलओ का साफ कहना है कि भैया चाइल्ड लेबर आप नहीं रख सकते हैं, चाइल्ड लेबर बैन है। तो चाइल्ड लेबर वैसे वर्कर जिसका की उम्र 18 वर्ष से, जिसका की उम्र 14 वर्ष से, सब कैटेगरी किया हुआ है। 14 वर्ष से कम का होगा वो चाइल्ड लेबर होगा, और 14 वर्ष से कोई बच्चा काम, कोई बालक काम कर रहा है तो उसके लिए अलग। तो ये स्पेशल वर्कर्स हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर में मतलब एकदम 100% प्रोविजन। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक्ट पढ़ेंगे मालूम चलेगा आपको कि वहां पे भी रेगुलेट किया गया है कि जो चाइल्ड लेबर का कानून है उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम मनाही है। अब मान लिया जाए अपना पारिवारिक व्यवसाय में काम कर सकता है, कोई 12 साल का बच्चा है, वह 12 साल का बच्चा अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने का अलाव है। अब कोई पकड़ने के लिए आएगा चाइल्ड लेबर को, बोलेगा ये मेरे मामा का बेटा है, फुआ का बेटा है ना, चाचा का बेटा है। तो कानून में थोड़ा लूपहोल रखा गया है जान के कि वैसा गरीब परिवार जिसका बच्चा काम कर रहा होगा अपने पेट के लिए, उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा दंड उसको नहीं दिया जाए। तो आप देखिए 2 एक्ट हो गया आपका। इसमें कौन कौन, चाइल्ड लेबर एंड बीड़ी सिगार, उसमें से आपका एक सवाल आएगा। देख लीजिए हिंदी, बीड़ी एंड सिगार, गलती से सिंगार लिखा गया, बीड़ी सिगार नहीं, बीड़ी एंड सिगार, बीड़ी एंड सिगार कर्मकार नियोजन। ये कर्मकार जो वर्ड है ना, ये कर्मकार के मतलब में कर्मचारी भी आ सकता है, कभी भी चेंज कर देगा, कर्मचारी भी आएगा चाहे श्रमिक भी आएगा। बीड़ी एंड सिगार श्रमिक, ठीक है ना, ये सबका माने एक ही होगा। कभी कभी इंग्लिश में आपको ऐसा कर देगा, कभी ऐसे कर देगा, लेबर कर देगा, कभी वर्कमैन कर देगा, कभी कभी वर्कमैन कर देगा, और कभी कभी इंप्लॉय कर देगा। सबका मीनिंग एक ही होता है।
टेक्निकल मीनिंग तो अलग होता है, टेक्निकल मीनिंग देखा जाए तो अलग हो जाएगा कर्मचारी में और एम्प्लॉय में। ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक, अब ये श्रमिक है, ये लेबर है और ये कर्मचारी है, टेक्निकल डिफिनेशन दोनों का अलग होगा, लेकिन हम आपको इसलिए बोल दिए कि एक्ट में अगर पूछ दिया अचानक तो आप कंफ्यूज नहीं करना है। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स अथवा बीड़ी एंड सिगार लेबर अथवा बीड़ी एंड सिगार एम्प्लॉय ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया 9वां सवाल। सवाल 10वां हो गया, गिव क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ झारखंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये वास्तव में बिहार में बना था, बाद में झारखंड इसका नाम भले हो गया। झारखंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1953 का एक्ट है। इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर रिलेटिंग टू प्रेजेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द एक्ट इन झारखंड। ये वास्तव में तो पहले बिहार में ही बना था। ये 1953 में बिहार स्टेट के लिए, बिहार पहले झारखंड में ही था, तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है ना, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये कानून बना था। अब शॉप एस्टैब्लिशमेंट के लिए कानून जो बना तो अलग, मतलब झारखंड राज्य में जितने भी दुकान हैं और झारखंड राज्य में जितने भी प्रतिष्ठान हैं, वह प्रतिष्ठान चाहे सरकारी होगा अथवा प्राइवेट होगा अथवा अर्ध सरकारी होगा अथवा कैंट एरिया होगा, तो सभी के लिए अलग अलग सब अपना सब कैसे कैसे क्या रूल रेगुलेशन होगा, कब दुकान खुलेगा, कब दुकान बंद होगा, अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या होगा। तो ये अपना एक्ट बना हुआ है, ये आपका 10वां हो गया, ठीक है। और आपका इसमें देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए इसका, झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 का आलोचनात्मक मूल्यांकन झारखंड राज्य में इसके वर्तमान कार्यान्वयन की समसात करे। सबसे ज्यादा अगर कोई झारखंड में उल्लंघन होने वाला अधिनियम है तो ये अधिनियम है। पूरे झारखंड थोड़ी इंडिया में, झारखंड की बात नहीं करेंगे, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा वायलेशन होने वाला कोई अधिनियम है वह है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। दुकान कब खुलेगा, अब दुकान खुलेगा अगर सुबह 8 बजे, मान लीजिए एग्जाम्पल हम बोल दिए कि सुबह 8 बजे दुकान खुलेगा, लेकिन सुबह 8 बजे दुकान खुलता कहाँ है, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 7 बजे, कब खुलेगा पता नहीं। मान लिया जाए कि कहा गया कि दुकान बंद होगा 10 बजे, 10 PM दुकान बंद होगा, मानता कौन है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन बताएंगे इसका होता है। ये आपका एक्ट है आपका दुकान वाला। अब अगला लास्ट आपका है वह है कारखाना अधिनियम। एक बात और जान लीजिए, एक क्वेश्चन आपका अभी से कंफर्म कर लीजिए, जो कारखाना अधिनियम है वह पूछेगा और पक्का पूछेगा। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 सबसे बड़ा कानून है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये कानून आपको याद है तो बीड़ी एंड सिगार अपने आप याद हो जाएगा। बीड़ी एंड सिगार एंड चाइल्ड वर्कर मतलब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। तो कारखाना अधिनियम, अच्छा ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा 100%, ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको एग्जाम में 5 सवाल करना है और 5 सवाल में आपका एक सवाल जो ये अधिनियम ये से पूछेगा ही पूछेगा। मतलब जो कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट लिखना उन्हें उसको डेटा दे कुणाल जी डेटा देंगे। जो अमेंडमेंट है आपको कुछ नहीं काम करना है, आपको काम नहीं करना, काम हम करेंगे, पका के बना के हम आपको देंगे, आपको खाली खाना है, खा के जाके एग्जाम में लिख के आना है। जो संशोधन हुआ है या जो अमेंडमेंट हुआ है ये मेरी जिम्मेवारी है। जो भी अमेंडमेंट होगा या जो भी संशोधन होगा ये मेरी जिम्मेवारी है ना। तो आप चिंता ना करें इसके लिए। 4-5 पन्ने का नोट्स हम देंगे आपको, जल्दी ही दे देंगे, बल्कि हम 2-4 दिन दे देंगे। 4 से 5 दिन के लिए ये भी हम काम कर रहे हैं, 80% हम काम करके रेडी कर लिए हैं। तो आपको 4 से 5 पन्ने का जो अमेंडमेंट वाला है या कहा जाए डेटा अपडेशन का काम है ना, अप टू डेट वाला जो काम है वो भी करके आपको हम 4 से 5 दिन में दे देंगे। तो डेटा का दिक्कत नहीं है, इसे मिल जाएगा। और जहां जहां अमेंडमेंट हुआ है अथवा जहां जहां अमेंडमेंट करना के लिए बोला गया सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए इसके लिए। ये आपका कारखाना अधिनियम हो गया, फैक्ट्री एक्ट। 11 सवाल आपके यहाँ से हो गए। अब एक सवाल हम लोग और करेंगे इससे लास्ट इस चैप्टर से और काम खत्म करेंगे। अब वह कौन सा चैप्टर है, वो सवाल है आपका डिस्क्राइब डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। जो श्रम विधान के विभिन्न सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसका वर्णन कीजिए तथा भारतीय श्रम विधानों के
इतिहास का संक्षिप्त में विवरण। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लेंगे, बस 12 सवाल। पेपर 1 से कुल 12 सवाल ही लेंगे। जो पेपर 1 है, पेपर 1 से टोटल हम लोग मात्र पेपर जो 1 है उससे हम लोग मात्र 12 लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे, मात्र 12 लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। और विश्वास कीजिए किसी में आप 5 सवाल लिख के आ जाइएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 12 सवाल लिए और 5 लिख के आ गए। अगर आपको डर लगेगा तो इसमें एक क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे और 13 कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 12 अभी हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको लास्ट में लगेगा, 1 हफ्ता के बाद लगा कि नहीं टाइम बढ़ गया, एग्जाम का डेट बढ़ गया है और हमको डर लग रहा है कि नहीं इसमें आएगा कि नहीं, तो इसमें एक क्वेश्चन हम और जोड़ देंगे, बस 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन में आपका 5 सवाल कन्फर्म आ जाए। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसमें श्रम विधान का सिद्धांत है और जो श्रम कानून उसके बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, ये 12 हो गए। अब आता है दूसरा आता है पेपर 2। पेपर 2 शुरू हो गया। पेपर 2 जो शुरू होगा वो जो हर बड़ा चैप्टर है, जैसे औद्योगिक संबंध है, जैसे मान लिया जाए हर बड़ा चैप्टर, तो हम लोग बात करके पेपर 2 का बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका औद्योगिक संबंध है ना, आपका औद्योगिक संबंध, इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना हो। औद्योगिक संबंध में हम लोग तीन प्रश्न करेंगे, 3 सवाल करेंगे, लेकिन 3 सवाल ऐसा करेंगे जिससे पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। उसी प्रकार से औद्योगिक विवाद है ना, औद्योगिक विवाद से भी हम 3 सवाल करेंगे, जिसमें कि तीनों आ जाएगा। इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी है ना, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी प्लस स्ट्राइक है ना, हड़ताल प्लस लॉकआउट मिला के करेंगे 3 सवाल। लॉकआउट, तालाबंदी, मतलब हड़ताल मिट गया, हड़ताल और तालाबंदी और सामूहिक सौदेबाजी तीनों मिला के औद्योगिक विवाद से 3 सवाल करेंगे। हम लोग मिट गया, यहाँ पे लिखने का मिट गया, औद्योगिक विवाद से हम लोग 3 सवाल करेंगे। जो औद्योगिक विवाद होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, 3 सवाल करेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसमें कि शामिल क्या होगा, सीबी। जब भी हम सीबी बोले, सीबी का मतलब क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी। जब भी हम लोग आगे बात करेंगे सीबी का मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको बोलते हैं, मतलब सामूहिक सौदेबाजी। और स्ट्राइक, एस का बात करेंगे, एस का मतलब स्ट्राइक, एस फॉर स्ट्राइक है ना, एस फॉर स्ट्राइक मतलब हड़ताल। और यहाँ पे एल फॉर लॉकआउट मतलब क्या, तालाबंदी, लॉकआउट। तो हड़ताल और तालाबंदी और सामूहिक सौदेबाजी मिला करके औद्योगिक विवाद से हम 3 सवाल करेंगे। तो औद्योगिक विवाद से 3 सवाल और 3 सवाल किससे, औद्योगिक संबंध से 6 सवाल, काम खत्म। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही करेंगे, आगे भले 1-2 सवाल हम जोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्ट्रेटजी अब यही रहेगी। ठीक है ना, 3-3, 6 सवाल। और एक बात और कर ही दे रहे हैं, जो श्रम संघवाद है, श्रम संघवाद का मतलब ट्रेड यूनियनिज्म जो है, उससे भी हम लोग 3 सवाल करेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो 3 सवाल किससे हो गया, 3 सवाल हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से, 3 सवाल किससे हो गया, 3 सवाल हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, और 3 सवाल किससे हो गया, इस हो गया आपका श्रम संघवाद से। 3-3 9 सवाल। इसी 9 सवाल में हम कम से कम 3 सवाल आपको बढ़ा देंगे, 3 सवाल आपको आ जाएगा। और बाकी सोशल सिक्योरिटी, गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, महिला कल्याण से उठा लेंगे 3-4 टॉपिक, काम खत्म हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से काम करेंगे हम लोग तो आराम से हम लोग 10 दिनों में, 10 से 12 दिनों में हम लोग काम कर सकते हैं अच्छे तरीके, 10 दिनों में। अब देख लीजिए इसका सवाल, देख लीजिए। पहला सवाल आपका है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन टू द इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। औद्योगिक शांति तथा समृद्धि के लिए सकारात्मक औद्योगिक संबंधों की महत्ता। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ क्या,
औद्योगिक संबंधों की महत्ता, जो औद्योगिक संबंध का महत्ता है उसके बारे में बात समझा है, उसके बारे में बात किया हुआ है, उसके बारे में बात किया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि औद्योगिक संबंध क्या है, औद्योगिक संबंध क्या है, औद्योगिक संबंध के कारक कौन कौन आएंगे, और औद्योगिक संबंध ऐसा क्या किया जाए कि एक शांत, है ना, शांत मतलब शांत, जो वातावरण शांत रहेगा, किसका, प्रतिष्ठान का। क्यों, जब एम्प्लॉयर में और जब वर्कर में थोड़ा सा संबंध अच्छा रहेगा तो उसको कहा जाता है शांत वातावरण, ठीक है ना, कॉपरेशन उसको बोलते हैं। किसके बीच, एम्प्लॉयर के बीच और वर्कर के बीच अगर अच्छा संबंध उसको बोलते हैं कॉपरेशन, और अगर संबंध खराब है उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, पूछा गया कि क्या ऐसी पॉलिसी रखी जाए या क्या ऐसी नीति रखी जाए जिससे औद्योगिक जो प्रतिष्ठान है या जो औद्योगिक संबंध है वो पॉजिटिव रहेगा, शांत रहेगा। मतलब साफ है कि जो इसके पिलर्स हैं, औद्योगिक संबंध के जो पिलर्स हैं, कौन कौन पिलर्स हैं, इसके पिलर्स हैं नियोजक, श्रमिक और सरकार। इन तीनों के बीच अच्छा संबंध या अच्छा संबंध या जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और उससे संबंध अच्छा बना हुआ है। ये आपका पहला सवाल हो गया, एक सवाल हो गया। वहां ऊपर हम लोग 12 कर चुके थे और एक वहां जोड़ दिया, ये स्टार्ट, ये 13वां शुरू हो गया। पेपर 1 से हम लोग 12 सवाल कर लिए और 2 से हम लोग कर रहे हैं 13वां से, तो आपका हो गया 13 से 20। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि 1991 में नवीन आर्थिक नीति के भारत में औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एलपीजी जो लाया गया 1991 में पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया। जो पहले पारंपरिक रूप से सिस्टम चला आ रहा था, तो जो नियोजकों और श्रमिकों के बीच का संबंध भी था पारंपरिक संबंध था, लेकिन जब एलपीजी मॉडल आया या कहा जाए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में लागू हुआ, उससे हर जगह पूरे इंडस्ट्री में, है ना, पूरे इंडस्ट्री में इसका प्रभाव पड़ा। और जब प्रभाव पड़ेगा इंडस्ट्री में तो फिर इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रभाव पड़ेगा, जो औद्योगिक संबंध है वहां प्रभाव पड़ा। और कैसे चेंज और क्या प्रभाव, क्या पड़ा, यह कि क्या हुआ, संबंध खराब हो गया कि संबंध अच्छा हो गया, कि नियोजक कमजोर हो गया, कि श्रमिक कमजोर हो गया, तानाशाही बढ़ गई, कि क्या हुआ, सारा बात। अच्छा एक बात और, अगर ये सवाल आप कर लेते हैं ना, तो अगर इस दोनों सवाल को मिला के आप कर लिए, तो अगर तीसरा को सवाल तोड़ के पूछेगा भी तो आप बना दीजिएगा। यहीं से उठाना है पॉइंट। हम सिखाएंगे क्लास में आपको कि कैसे ये दो टॉपिक या दो क्वेश्चन को जब मर्ज कीजिएगा तो सारा औद्योगिक संबंध का सवाल यहां से लिखा जाएगा। मतलब इसके बेसिस से, मात्र 2 सवाल 2 क्वेश्चन के बेसिस से आपका सारा सवाल लिखा जाए, किसका, औद्योगिक संबंध का। खाली एक छोड़ के जो बीपीएससी में पूछा था एक बार, अप्रोच के बारे में पूछ दिया था। औद्योगिक संबंध में जो अप्रोच है उसको कभी पूछा जाता नहीं रहा है, एक बार बीपीएससी में पूछ दिया गया है औद्योगिक संबंध का अप्रोच, तो वो उसको छोड़ दीजिएगा, तो बाकी सारा सवाल इसी से लिखा जाए। ठीक है, सीडीपीओ है तो वहां पे सवाल आसानी पूछते हैं, टफ नहीं पूछते। ये 2 सवाल होंगे। अगला देखिए, एक और सवाल है, डिस्कस द एग्जिस्टिंग सिनारियो ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। भारत में जो औद्योगिक संबंध अभी दिखाई पड़ रहा है, औद्योगिक संबंध के वर्तमान परिदृश्य, तो वास्तव में ये पॉलिसी है जो आईआर की पॉलिसी है, जो आईआर की पॉलिसी है भारत सरकार की, उसको पूछा गया है। जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है आईआर की, आईआर का मतलब यहाँ पे है इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पे आईआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब आईआर का यहाँ मतलब है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध को अच्छा रखने के लिए अथवा औद्योगिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए अथवा नियोजक और श्रमिक के बीच अथवा नियोजक और श्रम संघों के बीच अथवा नियोजक और श्रम सरकार के बीच अथवा श्रमिक और सरकार के बीच अथवा श्रम संघ और सरकार के बीच अथवा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कैसा संबंध हो जिसमें कि औद्योगिक संबंध अच्छा रहे। और अच्छा रहे तो इसकी एक पॉलिसी है, भारत सरकार की एक पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी को हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मतलब जो पूरे भारत में जो औद्योगिक संबंध बना हुआ है दिखाई पड़ता है, वो इसी पॉलिसी के चलते सब दिखाई पड़ रहा है। और ये पॉलिसी कर लीजिएगा, खत्म चैप्टर। 3 सवाल हो गया ना।
औद्योगिक संबंध का ये पॉलिसी जहां आप कर लिए तो आपका काम ही हो गया। अब देखिए पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था आपका इसका इंपॉर्टेंस, औद्योगिक संबंध का महत्ता, और कैसे औद्योगिक संबंध से शांति और समृद्धि रहेगा या कैसे शांत रहेगा वातावरण, पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 कि भारत सरकार के द्वारा जब पॉलिसी लाई गई 1991 में, तो उस 91 की पॉलिसी के चलते औद्योगिक संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नकारात्मक, हड़ताल बढ़ गया कि तालाबंदी बढ़ गई कि काम मंदी क्या हुआ, छटनी बढ़ गया। अब एक सिंपल से बता रहे हैं बात, 1991 में पॉलिसी लागू होते ही छटनी, रिट्रेंचमेंट, है ना, रिट्रेंचमेंट क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया, खूब बढ़ना शुरू हो गया, मतलब छटनी बढ़ा। ये सारा हम लोग बात यहाँ पे कर लेंगे, ये सारा हम लोग बात करेंगे। हड़ताल पे क्या असर हुआ, तालाबंदी पे क्या असर हुआ, काम मंदी पे क्या असर हुआ। काम मंदी को इंग्लिश में बोलते हैं ले ऑफ, जिनका इंग्लिश मीडियम है देख लीजिए, इसको बोलते हैं ले ऑफ। तो जो ले ऑफ था, काम मंदी था, उस पर क्या असर पड़ा, अथवा जो रिट्रेंचमेंट था, छटनी था, उस पर क्या असर पड़ा, ये सारा हम लोग इस पे हम लोग कर लेंगे। तो 3 सवाल अगर मिला दिए तो चैप्टर खत्म हो गया। इन 3 सवाल के बाद कोई सवाल बनता ही नहीं है, और जो सवाल बनेगा वो सवाल का उत्तर भी आप इसी तीनों से निकाल के लिख सकते हैं। और कैसे लिखिएगा इसको हम क्लास में आपको समझाएंगे आगे कि कहां से कौन सा पॉइंट पिक करना है और लिख के एग्जाम में आना है। ये आपका 3 सवाल हो गया औद्योगिक संबंध से। अब देखिए अगला सीधे क्या आता है, हम ये जैसे पेपर 2 का जब बात शुरू किए थे, तो पेपर 2 का जब बात शुरू किए थे तो हम क्या बोले थे, हम बोले थे भैया औद्योगिक संबंध से 3 सवाल करेंगे। कर लिए 3 सवाल। पेपर 2 का जब बात अभी शुरू किए तो क्या बोले कि औद्योगिक संबंध से हम 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल हो गया, और 3 सवाल होने के बाद अब कोई सवाल बचता नहीं है, अथवा अगर कोई नया सवाल पूछा भी जाएगा तो ये 3 सवालों को मिला करके ही यहां से उठा के पॉइंट हम अगला नया सवाल लिख सकते हैं। तो इतना स्मार्ट तरीके से अगर काम कीजिएगा तो कहीं समस्या नहीं आएगी। आप सीडीपीओ में हंसते हंसते जाएंगे और आराम से क्वेश्चन लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला बात क्या किए थे, अगला बात किए थे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में, कि जो औद्योगिक संबंध विवाद है वहां पे 3 सवाल करेंगे। वहां भी हम लोग क्या करेंगे, 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल करेंगे, और 3 सवाल में औद्योगिक विवाद को भी करेंगे उसमें, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी जोड़ेंगे, और हड़ताल तालाबंदी को भी जोड़ेंगे, और वहां से हम 3 सवाल करेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना, डिस्क्राइब द मशीनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। औद्योगिक विवाद क्या है, किसको बोलते हैं औद्योगिक विवाद? तो श्रमिक आपस में लड़ गया तो क्या होगा औद्योगिक विवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि नियोजक में और श्रमिक में लड़ाई हो गई तो क्या होगा औद्योगिक विवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि नियोजक में और श्रम संघों में लड़ाई हो गई तो क्या होगा औद्योगिक विवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि नियोजक में और सरकार में लड़ाई हो गई, सरकार एक पार्टी बन जाती है, कभी कभी सरकार के खिलाफ केस किया, सरकार केस करती है, तो क्या इसको कहा जाएगा, किसको बोलते हैं औद्योगिक विवाद, किसको क्या है। भारत में औद्योगिक विवाद के निपटारे की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और कैसे सॉल्व होगा इंडस्ट्रियल, इसमें 9 मशीनरी है, इसमें 9 मशीनरी है ना, इसमें 9 मशीनरी है। तो जो 9 मशीनरी से हम लोग सॉल्व करेंगे विवाद को, ये मेन बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और उसी टॉपिक से सारा निकल के आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अलावा जो मेथड है, 6 मेथड है ना, 6 मेथड है। जैसे एग्जांपल के लिए एडजुडिकेशन है ना, एडजुडिकेशन है, तो एडजुडिकेशन अलग से पूछता है, इसका हिंदी होता है अधिनिर्णयन, है ना। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इसका हिंदी होता है अधिनिर्णयन, तो ये अलग से पूछता है, ये अलग से पूछता है अधिनिर्णयन, ये अलग से पूछता है। तो मेथड पे जाएगा तो अलग से हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन मेन क्या है, मेन मशीनरी है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका मशीनरी, उसका मशीनरी मेन है। 9 मशीनरी है, 9 मशीनरी पढ़ लिए। उसका अलग 2 और चैप्टर है,
स्ट्राइक का, लॉकआउट का, ले ऑफ का, छटनी का जोड़ दिए, एक बन गया क्वेश्चन। लेकिन अगर मेथड में जाएगा तो जाएगा कहाँ, यही जाता है, इसी पे जाता है। बस एक ही क्वेश्चन है ये एडजुडिकेशन, अधिनिर्णयन, इसको अलग से कर लेंगे। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, हम लोग इसी सवाल पे आते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सवाल एक सवाल आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल आपका है सामूहिक सौदेबाजी। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी बहुत टाइम पे आता है। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जो सामूहिक सौदेबाजी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द मेथड, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द मेथड टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। औद्योगिक प्रतिष्ठान में जब विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक मेथड के रूप में यूज करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को छोड़ के या उसकी मशीनरी को छोड़ के या हड़ताल को छोड़ के, तालाबंदी को छोड़ के यहां पे जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में इसमें सौदेबाजी में जाएगा। अगर जाएगा तो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी अच्छे औद्योगिक संबंध, अच्छे औद्योगिक संबंधों की आधारशिला है। उपरोक्त कथन का उदाहरण देकर के इसकी व्याख्या कीजिए। सवाल साफ है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एडेक्वेट एग्जाम्पल। कलेक्टिव बार्गेनिंग जब आता है मेथड, तो पूरे औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो औद्योगिक विवाद हो रहे हैं नियोजकों के बीच और श्रमिकों के बीच, अथवा नियोजकों के बीच और श्रम संघों के बीच, अथवा नियोजकों और सरकारों के बीच, अथवा श्रमिकों के बीच, अथवा श्रम संघों के बीच, बहुत सारे पिलर्स हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो जो आपस में लड़ते रहते हैं उनके बीच का जो विवाद हो रहा है, उस विवाद को खत्म करने में कलेक्टिव बार्गेनिंग के बेस्ट मेथड के रूप में काम करता है। इसको माना जाता है कि बेस्ट मेथड है, एक मेथड है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये मशीनरी नहीं है। मशीनरी आर डिफरेंट एंड मेथड्स आर डिफरेंट। देयर आर 9 मशीनरी एंड देयर आर 6 मेथड। ये ध्यान देना है आपको। ये अब ये मेथड को कर लेंगे तो 2 सवाल हो गया। पहला सवाल कौन सा, पहला सवाल कर लिए ये वाला, औद्योगिक विवाद क्या है और इसमें निपटारे की व्यवस्था, एक सवाल। और अगला सवाल आगे सौदेबाजी, एक सवाल हम लोग और कर लेंगे, बस खत्म। एक सवाल और करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका किसका, औद्योगिक विवाद का। औद्योगिक विवाद का चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। औद्योगिक अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान की चर्चा करें। अब सब आ जाएगा। जब 1947 का एक्ट आ गया ना, सब कुछ आएगा। सब कुछ का मतलब क्या, इसमें 9 मशीनरी भी आएगा भैया, प्लस स्ट्राइक भी आएगा, प्लस लॉकआउट भी आएगा, प्लस ले ऑफ भी आएगा, और प्लस छटनी भी आएगा, रिट्रेंचमेंट भी आएगा, सारा आ गया। बस 3 सवाल, औद्योगिक संबंध से 3 सवाल और औद्योगिक विवाद से भी 3 सवाल, 6 सवाल हो गया। और 6 सवाल में आपका 2 सवाल आना ही है, 100% लिखा रहेगा। सवाल एकदम पूछ देगा आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर इससे बाहर जाएगा भी तो जो सवाल बाहर से आएगा वो सवाल भी यहीं से लिखाएगा। कंटेंट वही है, घुमा के फिरा के। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्राइक एंड लॉकआउट में आता है 2 टाइप का सवाल, एक आता है अधिनियम वाला, एक आता है अधिनियम से बाहर वाला। वो बता देंगे आपको जब हम लोग उसमें करेंगे, काम करेंगे तो, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो गया, तो हम लोग कर लिए, 3 सवाल कर लिए। अब अगला श्रम संघ में आते हैं, फिर हम बताते हैं श्रम संघ में भी हम लोग बात किए कितना, 3 सवाल। 3 सवाल औद्योगिक संबंध, 3 सवाल औद्योगिक विवाद और 3 सवाल श्रम संघ या श्रम संघवाद। पहला ही देख लीजिए, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। 1926 का जो एक्ट है इसका प्रावधान है श्रम संघ अधिनियम 1926 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। अब 1926 का जो प्रावधान है इतना पुराना अधिनियम है, 2024 आ गया, 100 साल पहले, 98 ईयर्स हुई है ना, 98 ईयर्स, ये मतलब 100 साल पहले, 100 साल पहले का अधिनियम है। देख लीजिए भारत में क्या हो रहा है। 100 साल का भारत कहाँ था, 26 में कहाँ था इंडिया, और आज इंडिया कहाँ है। खैर कोई नहीं, सारा पूरा करकट जो पुराना है वो चल रहा है, उसी में तोड़ जोड़ अमेंडमेंट करके काम चल रहा है। तो 1926 का जो अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान है वो सारा आपको अच्छे से विस्तार से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये पहला एक्ट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया।
अब दूसरा है डिस्कस द दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, एक मिनट फोन आ गया। डिस्कस द हिस्ट्री एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। अब देखिए औद्योगिक संबंध का इतिहास, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औद्योगिक संबंध कैसे भारत में पनपा, औद्योगिक क्रांति हुई, क्रांति के बाद कैसे औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी उद्योगों में, और कैसे अपने आप एक साथ श्रमिक मिलने लगे और श्रम संघ बनाए, उन्होंने डिमांड किया, हड़ताल किया, है ना, संघ बनाया, और श्रम संघ आने के बाद कितना उनका मूवमेंट चला, और मूवमेंट जो चला है भारत में, तो सारा मूवमेंट के फेज में पॉलिटिकल पार्टीज या जो विचारधारा आइडियोलॉजी है उसका प्रभाव पड़ा। इसको विस्तार पूर्वक देखें। यह सवाल हो गया। अगला इसका उद्देश्य क्या है भाई, क्या करना चाहती है श्रम संघ? तो श्रम संघ का दो उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मिला जुला के क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है श्रमिकों का कल्याण करना। जो श्रमिक हैं या जो श्रमिक किसी भी श्रम संघ का मेंबर है, जो श्रमिक जिस श्रम संघ का मेंबर है, उस श्रम संघ का यह नैतिक दायित्व है या कर्तव्य है कि अपने श्रमिकों की रक्षा करें। किससे? नियोजक से। और उसका हक दिलाएं। किससे? सरकार से। दो बात बोल दिए। श्रम संघ क्या कर रहा है? श्रम संघ कल्याण कर रहा है। किसका? श्रमिक का। श्रम संघ क्या कर रहा है? श्रम संघ श्रमिकों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। श्रम संघ श्रमिकों को बचा रहा है। किससे बचा रहा है? बचा रहा है नियोजक से। श्रमिकों के जो अधिकार है या उनको जो नहीं मिल पा रहा है कुछ फायदा, तो फायदा दिलवा रहा है कौन? श्रम संघ। किससे? सरकार से। तो सरकार हो गया, नियोजक हो गया, श्रम संघ की जो जिम्मेवारी है, ठीक है ना। हाँ, डाल देंगे। अभी क्लास के बाद जो ये पीडीएफ है ना, मिल जाएगा आपको। क्लास के बाद का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए यहाँ भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 9871 पे 9871 और 230 और 795। इस पे आप अगर मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9871 230 795 पे जब आप मैसेज करेंगे तो ये क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। तो ये दो सवाल हो गया आपका, और एक लास्ट सवाल, बस खत्म। एक और तो लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल क्या है? श्रम संघ का लास्ट सवाल। श्रम संघ का लास्ट सवाल वही वाला आपका जो एलपीजी के बाद जो नई आर्थिक नीति लाई भारत में, तो वैश्वीकरण के पश्चात के दौर में श्रम संघ निरर्थक हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अब श्रम संघों का कोई काम नहीं रह पाएगा। ये श्रम संघ क्या है? ये श्रम संघ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। श्रम संघ अब ताकतवर नहीं रह गए हैं। कहा जाता है कि 1991 से पहले जो श्रम संघ था वो श्रम संघ पावरफुल था, श्रम संघ के पास ताकत था। लेकिन अब क्या हो गया? अब श्रम संघ पावर विहीन हो गया, इसके पास ताकत कम हो गया। ये सारी बातों पर चर्चा इस सवाल में हम करें, खत्म हो गया। ये 3 सवाल हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे देखिए, आईआर से औद्योगिक संबंध से भी हम लोग कर लिए, कितना? 3 सवाल कर लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विवाद से कर लिए 3 सवाल, और श्रम संघ से कर लिए भैया 3 सवाल। कितना सवाल हो गया? 9 सवाल हो गया। 9 लोग क्वेश्चन एग्जाम में कितना सवाल आएगा? 3 सवाल पक्का पूछेगा 3 सवाल। तो 3 सवाल यहां से उठा लिए। एक सवाल सोशल सिक्योरिटी, 4 सवाल। 5वां सवाल गरीबी से या बेरोजगारी से या महिला कल्याण से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हो गया मेरा 5 सवाल। तो ऐसे कीजिएगा तो आराम से आपका काम बहुत कम टाइम में हो जाएगा, स्मार्ट तरीके से। पढ़ना तो है ही, पढ़ने का पूरा संसार पड़ा हुआ है, पूरा बैठ के पढ़िए ना। झारखंड में पढ़ता कहाँ लोग है? झारखंड में पढ़ता है लोग कब? जब एग्जाम आता है तब। झारखंड में लोग पढ़ता है कब? जब पीटी परीक्षा पास करता है तब। तो जब ऐसा झारखंड की परंपरा बन चुकी है कि भैया हम पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ेंगे, 10 दिन ही पढ़ेंगे एग्जाम के समय, है ना। तो उसी 10 दिन के लिए जो रणनीति है ना, बेस्ट वो बना के आपको दे रहे हैं। बाकी पढ़ने का तो कोई माई बाप नहीं, पढ़ते रहिए। औद्योगिक संबंध से 3 सवाल, औद्योगिक विवाद से 3 सवाल, श्रम संघ से 3 सवाल, है ना, सिक्योरिटी से 1 सवाल, गरीब से 1 सवाल, हो गया 5 सवाल। इसी से कर लेंगे आप, इससे अब बाहर नहीं आएगा आप। तो ये देख लीजिए। अब अगला, एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, व्हाई WPM फेल। ये WPM का जो फुल फॉर्म है ये है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स
पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसको WPA भी बोलते हैं। अब भैया इसका हिंदी होता है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी या सहभागिता का अर्थ, उसका उद्देश्य और क्षेत्र और महत्व की व्याख्या करें। यह क्यों असफल हुआ? एक क्वेश्चन कन्फर्म है, लॉन्ग क्वेश्चन। औद्योगिक संबंध से एक क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद से एक क्वेश्चन, WPM से एक क्वेश्चन और श्रम संघ से एक क्वेश्चन, हो गया 4 क्वेश्चन। तो ये सवाल ये भी आपका बहुत है कि क्यों असफल हो गया WPM, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, व्हाई व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स, क्रिटिकली डिस्कस द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, है ना। अब सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है भैया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो सोशल सिक्योरिटी है कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। और उसका मेथड क्या है? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की विधि, है ना। विधि, विधि का मतलब यहाँ पे क्या? मेथड। विधि का मतलब यहाँ पे मेथड। मेथड वही जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस जो है ना, देयर आर 2 मेथड्स इन द सोशल सिक्योरिटी, वन इज सोशल असिस्टेंस एंड अदर इज सोशल सिक्योरिटी। तो वो क्या है, मेथड क्या है, कैसे मिलेगा वर्कर्स को, है ना। इसका सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, चर्चा कीजिए। वर्तमान की स्थिति क्या है, ये एक क्वेश्चन, यहीं से 5 क्वेश्चन हो गया। 1 से लेके हम कहां तक पहुंचे? अभी 10 तक पहुंचे। 10 में ही हो गया आपका 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग और कर लेंगे, 5 सवाल कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। अभी 23 सवाल हम लोग पहुंचे हैं और 23 सवाल आते आते ही 23वां सवाल आते आते ही हमारा काम क्या हो गया? हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम हो गया कि भैया हमको 5 सवाल, 5 ऊपर से और 5 10 से निकल गए। तो ये 23वां सवाल जो है सोशल सिक्योरिटी का सवाल है, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल नंबर क्या? सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 सीधे क्या? सीधे बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बेरोजगारी और गरीबी से पूछेगा ही पूछेगा। डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर द टेकिंग एवर ग्रोइंग, है ना, सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी इन द इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी से एक सवाल पूछता ही पूछता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या की सतत बढ़ती हुई गंभीरता की रणनीतियों का वर्णन करें। तो अगर आपने बेरोजगारी कर लिया, अगर आपने बेरोजगारी कर लिया, है ना, अगर आपने बेरोजगारी कर लिया, अगर आपने गरीबी कर लिया, ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, आना ही आना है। गरीबी आएगा तो बेरोजगारी नहीं आएगा, बेरोजगारी आएगा तो गरीबी नहीं आएगा, कभी कभी दोनों आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा ही पूछेगा। ये आपका हो गया बेरोजगारी। कितना सवाल नंबर? सवाल नंबर हो गया आपका 24। सवाल नंबर 24 हम लोग पहुंचे हैं और हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। खत्म हो गया आपका बेरोजगारी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? गरीबी, है ना। डिस्कस द प्रॉपर्टी इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ झारखंड, झारखंड के विशेष संदर्भ में गरीबी 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 की चर्चा करें। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी क्या है? गरीबी के कितने प्रकार होते हैं? गरीबी अच्छा होता है कि गरीबी बुरा होता है? गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? गरीबी के दूर करने के उपाय में आने वाले बाधाओं की चर्चा करें। साथ ही साथ केंद्र सरकार अथवा झारखंड राज्य सरकार के गरीबी संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी चर्चा करें। सारा बात एक क्वेश्चन खत्म। गरीबी और पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछना ही है। झारखंड बिहार में गरीबी तो पूछता ही पूछता है, क्योंकि झारखंड बिहार में गरीबी और बेरोजगारी चरम पे है, तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अगला, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर विमेन, महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कल्याणकारी कार्यक्रम। विमेन एम्पावरमेंट से एक सवाल, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की समस्या और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, ये पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 26वां सवाल। और लास्ट सवाल एक बार, अभी हम लोग 27 सवाल ही लिए, 3 सवाल नहीं लिए, यहीं से हो जाएगा, है ना, या 3 सवाल बाद में लेंगे। यह है सवाल नंबर 27,
डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड प्रोहिबिशन मेजर्स इन झारखंड। झारखंड में जो मद्यपान की समस्या है, झारखंड में जो मद्यपान की समस्या है और जो उसका निषेध के लिए प्रयास, उपाय, यहाँ पे जो झारखंड में मद्यपान की समस्या है, हड़िया पीने वाले, दारू पीने वाले, देसी पीने वाले, ठर्रा पीने वाले, है ना, गांजा पीने वाले, स्कैम पीने वाले, अब तो झारखंड में दिखाई पड़ रहा है कि हजारीबाग और जो रांची शहर है वहां पे ड्रग्स सप्लाई हो रही है। जो आपका रांची है, जो आपका हजारीबाग है, वहां पे अब ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे इसके, मतलब 12th के बच्चे या कॉलेज, जो कॉलेज गोइंग जो छात्र हैं, उनको वे लोग जो है पी रहे हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ बात अल्कोहल का होगा, क्योंकि यहाँ अल्कोहल का बात है, मद्यपान का ही बात होगा, मद्यपान का ही बात होगा। लेकिन मद्यपान का होता है फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में तो आएगा ड्रग्स, लिक्विड में दारू आ जाएगा, और गैस में भी गांजा जो पीते ही है। तो ये आपका झारखंड में मद्यपान की समस्या, ये 27 क्वेश्चन है, और 27 क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा खत्म। 27 क्वेश्चन से ही आपका हो जाएगा काम, 27 क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा फिनिश। तो हम लोग आराम से इतना सवाल को अगर पहले कर लेते हैं, आप पहले अच्छे से कर लेंगे तो क्या होगा, अच्छे से कर लेंगे तो आपका 10 सवाल आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं पेपर 2 वाला में, थोड़ा सा और बता दें स्पष्ट करके। अगर आप लोग डर रहे हैं तो उसको बताया तो थोड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं। अगर पेपर 2 में आप लोग डर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अलग से एक स्पेस दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पे हो जाएगा। पेपर 2 में अगर आप लोग डर रहे हैं तो डरिए मत। औद्योगिक संबंध है, औद्योगिक संबंध में हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन, आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन। औद्योगिक विवाद है, औद्योगिक विवाद है, इसे करेंगे हम लोग 3 क्वेश्चन, आपको आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। श्रम संघवाद है, श्रम संघवाद है, यहाँ से करेंगे 3 क्वेश्चन, आपका आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद WPM है, WPM का फुल फॉर्म बता दिए थे। WPM का मतलब होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हिंदी में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, कैसे एक श्रमिक या श्रम संघ प्रबंधन में भागीदार बन जाता है, ये WPM है। इससे आपका आएगा 1 क्वेश्चन। और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, है ना, सामाजिक सुरक्षा, इससे आपका आएगा 1 क्वेश्चन। और लास्ट जो है वो आपका बेरोजगारी, बेरोजगारी अथवा गरीबी, गरीबी अथवा महिला, ये तीनों मिला दीजिएगा तो इससे आपको आएगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, है ना। हमको करना कितना है, हमको एग्जाम में 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये पूरा दिक्कत नहीं है इसमें आराम से हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। औद्योगिक संबंध से 3 सवाल, 1 कन्फर्म आएगा। औद्योगिक विवाद से 3 सवाल, 1 कन्फर्म आएगा। श्रम संघ से 3 सवाल, 1 कन्फर्म आएगा। WPM से 1 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक है लेकिन कन्फर्म आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सुरक्षा, उससे 1 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। गरीबी, बेरोजगारी और महिला से 1 सवाल कन्फर्म आएगा। आपको एग्जाम में 5 सवाल करना है या 6 सवाल आ गया, लेकिन 6 के बदले में हम लोग और करके जा रहे हैं, हम लोग मद्यपान करके जाएंगे, भिक्षावृत्ति भी कर लेंगे, बाल कल्याण भी कर लेंगे, उद्योगों में संहिता, जो कोड इन इंडस्ट्री है ना, जो कोड इन इंडस्ट्री है, इसको भी चाहिएगा तो आप कर लीजिएगा, है ना। उद्योगों में संहिता ये भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, अगर आपको डर लगा तो, ऐसे इतना काफी है। उद्योगों में संहिता अगर कर लेंगे, अगर आपको अलग से डर लगा तो, ऐसा जल्दी पूछता नहीं है, ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन कर ले, हो गया आपका। तो पेपर 2 में ज्यादा सेफ रहेंगे। आपको डर लग रहा है पेपर 2 में, लेकिन पेपर 2 में इतना खतरनाक स्ट्रेटजी है ना, इतना खतरनाक स्ट्रेटजी है कि पेपर 2 में डर नहीं है, आराम से आएगा 5 सवाल। 1 में 5 सवाल आएगा, लेकिन 1 में लिखना मुश्किल है, अधिनियम को हूबहू लिखना है। और अगर धारा आपने यूज कर लिया, आपने धारा, आपने सेक्शन यूज कर लिया, फिर नंबर खूब नंबर भर के आएगा। तो ये स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटजी हम बना दिए हैं।
इसको हम लोग पहले फॉलो करेंगे। जो क्लास आप लोग पहले मिला हुआ अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको ऐसे करेंगे। और ये 30 सवाल हम लोग करेंगे। 27 सवाल आपको यहाँ दिया गया है, 3 सवाल हम अभी रखे हैं बचा के, उसको दे देंगे बाद में आप लोग को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, ये पीडीएफ को मिल जाएगा क्लास के लिए, है ना, क्लास के लिए या पीडीएफ के लिए कोई भी समस्या है तो इस पे आप सॉल्व कर सकते हो। सीडीपीओ के पूरा फुल कोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अगर सवाल आपके मन में सब पूछिए, जो जो आप लोग लाइव हैं, जो मन में सवाल है तो पूछिए। आपके हर सवाल का मेरे पास जवाब है। आपके पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, तो आप पूछिए, हम आपका सब सवाल का जवाब देंगे। कोई सवाल मन में है तो पूछ सकते हैं। बाकी बताइए अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट जो है, जो संशोधन है, उसको अलग से आपको देंगे। मिल ही जाएगा, क्लास मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, सारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो सवाल मन में तो पूछ सकते हैं। और तो क्लास को एंड करेंगे इसको हम लोग, ये इसको स्ट्रैटेजी कर दिए। और क्लास अभी चलेगी पर डे। तो क्लास जो है थोड़ा सा आप लोग हाथ लगा लो, उसको अभी 9 बजे से क्लास चलेगी, 9 से 11 क्लास चलेगी, 9 से 11 3 क्लास चलेगी। कोई मन में आपके और सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करें, खत्म करेंगे। कुछ मन में सवाल आपके पास और है तो पूछ लीजिए। क्लास को हम लोग तीसरी करेंगे। क्लास आपकी चलेगी रात में 9 से 11 प्रतिदिन। सुबह सुबह क्लास चलाएंगे इंग्लिश मीडियम का, हिंदी का चलाएंगे शाम में, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी सवाल आपका है? सवाल तो है नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। ये 30 सवाल थोड़ा सा सारे एक्ट के प्रावधान कैसे याद होगा सर? याद करना पड़ेगा ना भैया, नीतू गुप्ता जी, याद करना पड़ेगा ना। इसमें कर लेंगे हम लोग। एक तरह से हम लोग को मॉडल आंसर दीजिए। हाँ, मॉडल आंसर, मॉडल टॉपिक ही अपने आप मॉडल आंसर है। टॉपिक जो ही है अपने आप में मॉडल आंसर है। इंग्लिश हिंदी दोनों यही हो जाएगा। हाँ, ये तो क्लास में स्ट्रैटेजी था ना। बाकी कंटेंट तो अलग, हिंदी का अलग करेंगे, अंग्रेजी का अलग करेंगे ना, दोनों का अलग अलग करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का जो कंटेंट तो अलग अलग होगा। ये क्लास का स्ट्रैटेजी था। और ये क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो उसी मैटर में आपको मिल जाएगा। हम लोग समझते हुए पार कर जाएंगे। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बात करेंगे ना, आखिर आगे भी तो बात करेंगे ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो बात करेंगे ना। श्रमिक कौन है, श्रमिक किसे कहते हैं, नियोजक किसे कहते हैं, श्रम संघ किसे कहते हैं, कर्मचारी कौन है, कर्मकार कौन है, मजदूरी किसे कहते हैं, न्यूनतम मजदूरी किसे कहते हैं, औसत मजदूरी क्या है, पारिश्रमिक क्या है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।